गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, कि इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है असेंबलर, और इस टॉपिक के अंदर में हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि सर्टेन कंप्यूटर पे अलग अलग तरह से भी हो सकता है। उसका एग्जीक्यूशन एक सिस्टम पे आप उसको डिजाइन किए तो हो सकता है दूसरे सिस्टम में ना चले, ठीक है। ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि चल पाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होता यूज होता है। आप जिस सिस्टम पे यूज करते हो उसी पे यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के एलिमेंट्स का, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं मैनिक्स ऑपरेशन कोड, मैनिक ऑपरेशन कोड, जिसको शॉर्ट में हम लोग मैनिक्स ऑप कोड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक ऑपरेंड्स, और तीसरा को बोलते हैं हम लोग डेटा डिक्लेरेशन, ठीक है। और तीनों नाम आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक एक कर करके हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैनिक्स ऑपरेशन कोड। मैनिक्स ऑपरेशन कोड क्या होता है? हम लोग मैनिक्स ऑपरेशन कोड का यूज मशीन इंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा मैनिक्स ऑपरेशन कोड है, ठीक है, ये इनेबल करता है, तो ये आपका इनेबल असेंबलर को, मैनिक्स ऑपरेशन कोड जो है असेंबलर को इनेबल कर देता है, ताकि जो इंडिविजुअल ऑपरेशन कोड है, ठीक है, प्रोग्राम के में उनको यूज किया जा सके। प्रोग्राम में उनको यूज करने के लिए मेनली मैनिक्स ऑपरेशन कोड का यूज किया जाता है, ठीक है। मैनिक्स ऑपरेशन कोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का, ठीक है। ये जो है असेंबलर को हेल्प करता है डायग्नोसिस करने में, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेशंस कोड जो होते हैं इसमें, ठीक है, उनको डायग्नोसिस करने में ये आपका प्रोवाइड, ये आपका एक उन्हें हेल्प करता है असेंबलर। एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, तो जो भी मिसस्पेल्ड ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस कोड होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने का काम यहाँ से इसके थ्रू हो जाता है, ठीक। इसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म होता है वो होता है हमारा सिंबॉलिक ऑपरेंड्स। ये सिंबॉलिक ऑपरेंड्स क्या होता है? तो सिंबॉलिक ऑपरेंड्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रोग्राम, अब प्रोग्रामर कैन एसोसिएट सिंबॉलिक नेम। प्रोग्रामर क्या करता है? सिंबॉलिक नेम और डेटा को विथ डेटा के साथ या फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको एसोसिएट करता है, कनेक्ट करता है, एंड यूज दिस सिंबॉलिक नेम, और उसके बाद ये जो सिंबॉलिक नेम होता है उसको यूज करता है एज ए ऑपरेंड्स, एज ऑपरेंड्स की तरह। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उसमें इसका यूज जो है एज ऑपरेंड्स नेम, सिंबॉलिक नेम को एज ऑपरेंड्स यूज करता है, ठीक है। यही इसका मेन काम है, सिंबॉलिक ऑपरेशन। इसका अलावा भी ये जो आप देख रहे हैं एक और टर्म यहाँ लिखा, दिस फैसिलिटी फ्री द प्रोग्रामर फ्रॉम हैविंग अ थिंक ऑफ न्यूमेरिक एड्रेसेस इन अ प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम में
कोई भी आप जब असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम करते हो या कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो क्या होता है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका एक एड्रेस होता है। मेमोरी में इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो जहां भी वो स्टोर होता है उसका एक एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस क्या होता है, हमेशा न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो उस एड्रेस को मेमोराइज रखने की जरूरत जो पहले से प्रोग्रामर को अगर पड़ सकती थी, वो यहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमारा जो असेंबलर है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में असेंबलर ही उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, और ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ भी है कि दिस फैसिलिटी फ्रीज द प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामर को फ्री कर देता है फ्रॉम हैविंग टू थिंक ऑफ न्यूमेरिक एड्रेसेस इन अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम में जो न्यूमेरिक एड्रेस है उसको थिंक करने या उसको मेमोराइज करने से प्रोग्रामर को फ्री कर देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है हमारा, वो कहता है कि डेटा डिक्लेरेशन। डेटा डिक्लेरेशन क्या होता है, आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, डेटा को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, जब डेटा डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा है, ठीक है, वो किस तरह के वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, ये चीज को जो हम लोग जब हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे आप लोग पढ़े थे कि वेरिएबल आप लेते थे, मान लीजिए एक वेरिएबल था, इंटीजर टाइप का था, तो क्या था, एक्स नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर एलिमेंट को ही स्टोर करेगा। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट जो हाई लेवल में आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट प्रोग्रामिंग सी++ वगैरह सब में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है डेटा डिक्लेरेशन में। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, डेटा कैन बी डिक्लेयर्ड in a variety of notations. Data can be declared in a variety of notation. ठीक है, मतलब अलग अलग तरह से डेटा को डिक्लेयर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द डेसिमल नोटेशन। ठीक है, और जिस इंक्लूडिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल में भी, जैसे कि आप लोग पढ़े हो ना, बताया था अभी, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो आप डिफरेंट C++ सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, बस उसी तरह से यहाँ पे जो नोटेशन का टर्म है, डेसिमल नोटेशन को यहाँ फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो टर्म जैसे आप लोग नंबर सिस्टम जो पढ़ा था, चार्ट हो ना, ऑक्टल, डेसिमल, ठीक है, फिर उसके बाद बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ये चार जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर किस फॉर्म में उसको जो हमारा जो वैल्यू होता है किस फॉर्म में किया जाता है, तो उसको टर्म है कि यहाँ पे मेनली जो हमारा वो डेसिमल नोटेशन के टर्म में लिया जाता है। ठीक है, तो इसी कह रहा है डेटा डिक्लेरेशन आगे कह रहा है कि इट अवॉइड द नीड टू मैनुअली स्पेसिफाई कांस्टेंट्स इन रिप्रेजेंटेशन दैट अ कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड। ठीक है, करे कि ये अवॉइड करता है, किस चीज को अवॉइड करता है, तो ये अवॉइड करता है जो मैनुअली हम लोग जो कांस्टेंट्स, ठीक है, को जो स्पेसिफाई करते थे, ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसको ये अवॉइड कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर इजिली वो इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसमें से कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। ठीक, वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेता है। जब असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं यहाँ पे मूव ए, या चलो मूव R1, R2। ठीक है, तो इसको पता है कि R2 का वैल्यू को R1 मूव कर देगा। इसको पता है दोनों दोनों अलग अलग क्या है, रजिस्टर है, मतलब हम यहाँ पर समझने कर सकते दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो इसका वैल्यू किस इधर इस पे डाल देना, R2 का वैल्यू R1 में डाल देना। ठीक है, जब आप कहते हो ऐड मान लो A, 5, तो इसको पता है कि 5 कांस्टेंट, इसको इजिली आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे डेटा डिक्लेरेशन में बताई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जरा स्टेटमेंट फॉर्मेट का। स्टेटमेंट फॉर्मेट क्या होता है, देखिए, तो स्टेटमेंट फॉर्मेट ये जो टर्म है, फॉर्मेट आप लोगों ने सुना है, नाम से ही क्लियर है
कि फॉर्मेट का जो मतलब है, फॉर्मेट एक क्या मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग आप करते हो तो उसका एक रूल होता है कि पहले क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आप सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको पहले से पता है कि सबसे ऊपर हेडर फाइल लिखना है, उसके बाद मेन फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग बना रहे हो तब। फिर उसके बाद उसमें फिर से क्या डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर आउटपुट। तो ये फॉर्मेट आपको पहले से डिफाइंड है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ भी डिफरेंट प्रोग्राम करने के लिए हमारा पहले से जो फॉर्मेट है, जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, उस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट पहले से है वो स्पेसिफाइड है, पहले से वो सब आइडेंटिफाइड यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, हमें अब वो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट फॉर्मेट क्या होता है। देखिए स्टेटमेंट फॉर्मेट में यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा लेवल फील्ड। सबसे पहले होता है लेवल फील्ड, फिर उसके बाद होता है अपकोड फील्ड, उसके बाद होता है ऑपरेंड फील्ड, और उसके बाद होता है कमेंट फील्ड। ये टोटल 4 सेक्शन होता है, 4 फील्ड होता है इसमें। अब किसमें क्या रहता है उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले लेवल फील्ड है। लेवल फील्ड में क्या रहता है, तो सिंबॉलिक नेम, मेमोरी लोकेशन के लिए एक सिंबॉलिक नेम होता है, मेंशन रहता है इसमें। अभी अपकोड फील्ड में क्या होता है, तो अपकोड फील्ड में आपका मैग्नेटिक्स जो कोड है, ठीक है, वो रहता है अपकोड में। फिर उसके बाद ये ऑपरेंड फील्ड है। ऑपरेंड फील्ड में क्या होता है, आपका डेटा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो कमेंट फील्ड है, कमेंट फील्ड में क्या होता है, तो कमेंट फील्ड में होता है कि ये जितना में जो आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ कमेंट में लिखते हैं कि उसमें क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कमेंट यूज बाय प्रोग्रामर। ठीक है, कमेंट यूज बाय प्रोग्रामर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होता है मेंशन। ठीक है, तो आप फॉर्मेट समझ गए। अब ये जो चारों लेवल फील्ड, अपकोड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड, कमेंट फील्ड क्या होता है, अब उसी को थोड़ा डिटेल में मैंने जो अभी आप लोग को बता दिया शॉर्ट में, उसी को थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई लेवल फील्ड क्या है। मैंने बताया ना अभी आप, लेवल फील्ड में क्या होता है, सिंबॉलिक नेम होता है। ठीक है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ उसके बारे में। लेवल फील्ड, levels are identifiers that you use to tag the locations of program and data object. ठीक है, each level is composed of an identifier and a terminating colon. मतलब जितना भी फील्ड होगा क्या होगा, ये जो प्रत्येक जो लेवल होगा, ठीक है, वो टर्म क्या होगा, पूरे आइडेंटिफायर्स देने के बाद ये एक टर्मिनेटिंग, उसको टर्मिनेट करने के लिए उस पर कॉलन रहेगा। ठीक है, ये टर्म। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन कोड फील्ड। मैंने आप क्या बताया अभी, ऑपरेशन कोड फील्ड में क्या बताया, यहाँ पर क्या रहता है, तो मैग्नेटिक्स कोड रहता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आप लोग जस्ट पहले थोड़ा ही पहले बताया था इसी क्लास में स्टार्टिंग में ही। तो ऑपरेशन कोड में क्या क्या होता है, ठीक है, देखिए the operation code field of an assembly language statement identifies the statement as a machine instruction. ठीक है, ये स्टेटमेंट को एज ए मशीन इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एंड असेंबलर डायरेक्टिव और मैक्रो डिफिनेशन। ठीक है, और मैक्रो डिफिनेशन असेंबलर का डायरेक्टिव, ठीक है, के लिए भी होता है, और फिर मैक्रो डिफिनेशन के लिए। ठीक है, या फिर मशीन इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, तीन सभी के स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑपरेशंस कोड का यूज करते हैं। ठीक है, बाय द प्रोग्रामर, किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा, स्वाभाविक जो वर्क करेगा उसी के द्वारा, वो प्रोग्रामर के द्वारा। आगे कह रहा है कि मशीन इंस्ट्रक्शंस इज इंडिकेटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। अब जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स जो होता है उसके द्वारा मशीन इंस्ट्रक्शंस को
इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको इंडिकेट करना मतलब क्या होता है, शो कर दिया जाता है उसको, जस्ट एक दिखाया जाता है, मतलब लिखा जाता है, उसका मीनिंग उसी के द्वारा आइडेंटिफाई होता है। ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ऑपरेंट फील्ड। ऑपरेंट फील्ड मैंने क्या बताया आप लोग को, इसमें डेटा होता है। ठीक है, देखिए ऑपरेंट फील्ड जब बात करते हैं, ऑपरेंट फील्ड क्या है, करें कि द ऑपरेंट फील्ड ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, जो असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट है उसके जो ऑपरेंट फील्ड होते हैं, तो ऑपरेंट फील्ड ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट सप्लाइज द आर्गुमेंट्स टू द मशीन इंस्ट्रक्शंस। ध्यान दीजिएगा, मशीन इंस्ट्रक्शंस जो होता है उसके लिए आर्गुमेंट सप्लाई करने का काम करता है, उसके बाद मतलब उसको आर्गुमेंट्स देता है। उसके बाद असेंबलर डायरेक्टर के लिए असेंबलर डायरेक्टिव के लिए भी आर्गुमेंट्स देने का काम करता है, और फिर मैक्रोस के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो इसके बाद जो हम इसमें जो बात करते हैं जो ऑपरेंट फील्ड का, एक आता है, देखिए यहाँ पहले एक और चीज करें कि यहाँ पर आपका क्या देखें, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। द ऑपरेंट फील्ड ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट का जो ऑपरेंट फील्ड है, सप्लाइज द आर्गुमेंट्स टू द मशीन इंस्ट्रक्शंस, असेंबली डायरेक्टिव और मैक्रोस। ठीक है, तो उसके लिए आर्गुमेंट सप्लाई, आर्गुमेंट्स में क्या होगा, डेटा। आप लोग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। ठीक है, आर्गुमेंट्स जब पास होता है तो आर्गुमेंट्स में क्या जाता है, डेटा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं डेटा, डेटा इससे पास होता है। क्लियर है यहाँ तक? आई कह रहा है कि द ऑपरेंट फील्ड में कंटेन वन और मोर ऑपरेंड्स। ठीक है, मतलब एक जो ऑपरेंट फील्ड है हमारा, इसमें एक और एक से ज्यादा ऑपरेंड हो सकता है। ऑपरेंड का मतलब होता है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी डेटा हो सकता है और एक से ज्यादा भी डेटा हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग मशीन इंस्ट्रक्शंस और असेंबलर डायरेक्टिव, मतलब एक होगा, एक से ज्यादा यहाँ पर डेटा रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आगे फर्दर किस तरह का वर्क होना है। ठीक है, वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है उसके अलावा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा लास्ट है, जो मैंने बताया था कमेंट फील्ड, तो कमेंट फील्ड किससे जो इससे मैंने बताया था कि इसमें जो भी वर्क आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर कुछ मैसेज डालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर इसमें हम काम क्या कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कमेंट। तो कमेंट फील्ड का मतलब हो गया कि जहां पे हम लोग कमेंट को टाइप करते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का आगे एक उसका कमेंट फील्ड होता है, कमेंट फील्ड होता है जिसमें इसका हम लोग कमेंट यहाँ पे टाइप करते हैं। तो देखिए उसी चीज को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कमेंट फील्ड, द लास्ट फील्ड ऑफ द assembler source statement is the comment field। मैंने देखा अभी सबसे लास्ट था, चार था, चार में चौथा, सबसे चौथा ही कमेंट था। करेक्ट, दिस फील्ड इज ऑप्शनल। क्लियर, ये ऑप्शनल है, मतलब कि आप प्रोग्राम बनाओगे तो कमेंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे कंप्लीट आप पर डिपेंड करता है। आपको जरूरत लग रहा है कि हमें लिखना है तो कमेंट लिखो, नहीं जरूरत लग रहा मत लिखो। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये कंप्लीट ऑप्शनल फील्ड होता है and is only printed on the source listing of the documentation purpose। ठीक है, मतलब इसको अगर इसको लिखा भी जाता है तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से सोर्स प्रोग्राम जहां पर लिखते हैं वहीं पर लिखते हैं। ठीक है, सब जगह इसको हम लोग कमेंट लिखते भी नहीं। आई कह रहा है कि द कमेंट फील्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑपरेंट फील्ड। जो हमारा कमेंट फील्ड होता है वो ऑपरेंट फील्ड से ज्यादा, वो ऑपरेंट जो कमेंट फील्ड होता है वो ऑपरेंट फील्ड से सेपरेट होता है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग होता है, ये नहीं कि दोनों एक साथ मिल जाए, नहीं, ऑपरेंट फील्ड अलग होता है और कमेंट फील्ड अलग होता है। ये तो ऑलरेडी जान रहे, इसको कुछ बताने को नहीं। और ये कैसे, ये अलग कैसे होता है, एक व्हाइट स्पेस के द्वारा। व्हाइट स्पेस का मतलब जैसे मान लो आप यहाँ कोई टर्म लिखते हो, फिर स्पेस दे करके तब आगे लिखते हो, तो ये जो स्पेस, इसी को व्हाइट स्पेस बोलते हैं। तो इसी के बस यही ये स्पेस के द्वारा जो कमेंट लाइन है वो आपके जो ऑपरेंट फील्ड है उससे अलग हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज के हम इस असेंबली
लैंग्वेज का जो हम लोगों ने जो क्लास देखा, जो असेंबलर टॉपिक के अंदर भी जो हम लोगों ने ये टॉपिक देखा, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा स्टेटमेंट फॉर्मेट। आज हम लोगों ने दोनों दोनों चीज को अच्छी तरह समझा, ठीक है, और देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 3 तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा इंपरेटिव स्टेटमेंट, फिर होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, फिर होता है हमारा असेंबलर डायरेक्ट, ठीक है। 3 होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल असेंबली स्कीम, ठीक है। आज हम नहीं बनाने देते हैं। ओके, थैंक यू।